Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to do Unit 3 Assessment of Personality. This is Unit 3 of Block 1 MPC 003 Personality Theories and Assessment. फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम देखेंगे कि पर्सनैलिटी को टेस्ट करने के लिए किस टाइप के टेस्ट अवेलेबल हैं और पर्सनैलिटी असेसमेंट जब हम करते हैं तो हमें क्या पता चलता है। अगर इस चैप्टर में हम देखें तो इसमें इन्होंने बताया है कि पर्सनैलिटी असेसमेंट का मतलब होता है किसी इंसान का पर्सनैलिटी कैसे किन ट्रेट से बना हुआ है, तो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर पैटर्न्स हैं या ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हिडन है, उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इन टेस्ट से। अगर आप देखें तो पर्सनैलिटी असेसमेंट 3 तरीके से हो सकती है। सब्जेक्टिव टेस्ट से हो सकती है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट से हो सकती है और प्रोजेक्टिव टेस्ट से हो सकती है। सब्जेक्टिव टेस्ट्स वो होते हैं जो जिसमें एप्रोप्रिएट असेसमेंट होता है किसी की पर्सनैलिटी का और उनके वर्क को कंसीडर करते हुए वो टेस्ट किया जाता है। ऑटोबायोग्राफी उसकी देखी जा सकती है, बायोग्राफीज देखी जा सकती हैं। इन सब को देख के, मतलब सपोज मैं किसी को ऊपर किसी की पूरी स्टोरी देख रही हूँ या उसकी जो पूरी लाइफ चल रही है वो देख रही हूँ, तो वो मेरा व्यू क्या है उस इंसान के बारे में, तो वो सब्जेक्टिव हो जाएगा। क्योंकि वो मेरा हो सकता है मेरी जगह कोई और साइकोलॉजिस्ट अगर वो करते हैं तो उनको कुछ और समझ में आती है सामने वाले की पर्सनालिटी। तो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट उस इंसान के बारे में क्या आइडेंटिफाई करता है, वो सब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं। ऑब्जेक्टिव टेस्ट वो होते हैं जिसमें स्केल होता है, जैसे ट्रू, फॉल्स, नॉट ट्रू, इस तरह के। एंड प्रोजेक्टिव मेथड्स होते हैं जिसमें जो सब्जेक्ट होता है वो किसी पिक्चर को देख के या फिर किसी सेंटेंस कंप्लीशन मेथड से अपने बारे में अपने मन की इनडायरेक्टली बताता है और उसको फिर हम आइडेंटिफाई करके इंटरप्रेट करते हैं। तो ये 3 तरीके के टेस्ट हैं जो हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है नीड एंड एम ऑफ असेसमेंट। क्या ज़रूरत है हमें करने की? ये ज़रूरी इसीलिए है, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। ये ज़रूरी इसीलिए है क्योंकि हम किसी इंसान को ये बताना चाहते हैं कि उसके क्या वीकनेसेस एंड क्या स्ट्रेंथ्स हैं। वो इंसान खुद अपनी पर्सनालिटी के बारे में जानना चाहता है क्योंकि उसका मोटिवेशन कहाँ पे है, उसके इमोशंस कहाँ हैं, वो आइडेंटिफाई कर सके। ओवरऑल खुद के लिए भी ये अच्छा होता है और अगर कोई डिसऑर्डर है तो उसको टाइम से पकड़ के ट्रीट करने में भी ये अच्छा होता है। इसलिए पर्सनैलिटी असेसमेंट और पर्सनैलिटी टेस्टिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। नाउ कमिंग टू मैथड्स ऑफ पर्सनैलिटी असेसमेंट क्या क्या है। तो मैथड्स में फर्स्ट है इंटरव्यूज़। इंटरव्यू मैथड हमने पहले भी प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था। इंटरव्यू मेथड का एक पूरा ही बहुत बड़ा टॉपिक था। तो इंटरव्यू में एक स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस होते हैं जो पूछे जाते हैं। ये 2 तरह का होता है इंटरव्यू, एक स्ट्रक्चर्ड और एक अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड में वो होता है जहाँ पे नंबर वाइज क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, जैसे जनरली जॉब इंटरव्यूज होते हैं, और उनके रेस्पॉन्सेज लेके इंटरव्यूअर नोट करता जाता है और इंटरव्यू उस क्वेश्चन के आंसर्स नंबर वाइज देता जाता है जैसे जैसे पूछे जाते हैं। एक सीक्वेंस होता है, एक टाइम लिमिट होती है, उसी के अंदर सब कुछ खत्म हो जाता है। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज वो होते हैं जिसमें क्वेश्चन रेंडमली पूछे जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन द रिस्पॉन्स ऑफ द पर्सन। आप किस तरह से रिस्पॉन्स कर रहे हैं उसके हिसाब से नया क्वेश्चन तय होगा। सारे क्वेश्चन नहीं पुटअप किए जाएंगे, अपनी मर्जी से किए जाएंगे जो भी करना है। टाइम लिमिट का कोई लिमिट नहीं होता। तो इस तरह से वो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज हो जाते हैं और आंसर जो हैं वो इंटरव्यू ही नोट कर सकते हैं। इसमें जो लिमिटेशन है वो ये है कि जो क्लाइंट है, इंटरव्यूई है, उसका माइंड कैसा है उस वक्त, और वो हो सकता है कि उसको कहीं कोई जज ना करे। सोशल डिज़ायरेबिलिटी कहते हैं उसको। सोशल डिज़ायरेबिलिटी मतलब हमारी सोसाइटी क्या एक्सेप्ट करती है, तो जो एक्सेप्ट करती है उसी को ही कंफर्म करने के लिए ऐसे आंसर दिए जाते हैं जिससे वो आइडियल बना रहे, जबकि सच्चाई में वो इंसान वैसा नहीं सोचता, लेकिन वो समाज को दिखाने के लिए वैसा रेस्पॉन्स करता है। तो इंटरव्यूई यानी कि क्लाइंट जो है वो झूठ भी बोल सकता है, कुछ फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट कर सकता है। डिस्टॉर्ट मतलब घुमा फिरा के आंसर दे सकता है। इनर मोस्ट फीलिंग हम जानना चाहते हैं लेकिन वो अपनी इनर मोस्ट फीलिंग दिखाता नहीं है, बताता नहीं है, इस डर से कि उसके ऊपर प्रिजुडिस होगा, लोग इसको जज करेंगे। और दूसरा ये भी हो सकता है जो इंटरव्यूअर है
इंटरव्यूअर अपने बिलीव्स के हिसाब से उसको रेस्पॉन्ड करे या उसके साथ ट्रीटमेंट दे, तो ये ऐसा होता है। इसमें एक और चीज़ है हेलो इफेक्ट, जो हमने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा था। हेलो इफेक्ट होता है कि आपका फर्स्ट इंप्रेशन सामने वाले पे कैसे गया है। इट कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव, और जनरली ये आपके फिजिकल अपीयरेंस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपकी क्लोथिंग कैसे है, आपका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, हाउ यू टॉक, हाउ यू बिहेव। सो अगर कोई दुष्ट सा आदमी या औरत है, या मेल या फीमेल है, कोई भी जो बहुत नेचुरली बेकार हैं लेकिन सामने आपके सामने बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, बहुत पोलाइट एंड बड़े स्वीट बन रहे हैं, सो उनका बिहेवियर हम पहली बार देखेंगे तो वी विल थिंक दैट दैट पर्सन इज सो पॉजिटिव, सो गुड, सो दैट इज कॉल्ड हेलो इफेक्ट, कि उस इंसान, और उसको फिर हम उसी बेसिस पे जज करेंगे। आगे भी हम मानने के लिए तैयार नहीं होंगे कि ये इंसान बुरा भी हो सकता है। जनरली दिस हैपन्स टू द सेलिब्रिटी ग्लैमर वर्ल्ड में ये बहुत देखा जाता है कि हम पिक्चर्स देख के बहुत इंप्रेस हो जाते हैं सेलिब्रिटीज से और उनके फैन बन जाते हैं, एंड लेकिन जब हम उन्हें पर्सनली जानते हैं तो हमें पता चलता है कि ये इंसान तो वैसा है ही नहीं जो उसका इंप्रेशन है स्क्रीन पे। तो हेलो इफेक्ट इसी को ही कहते हैं जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है। सेकंड है प्रोजेक्टिव टेक्निक। जैसे कि मैंने बताया, ये प्रोजेक्टिव टेक्निक वो टेक्निक है जो सबसे अंदर छिपी हुई भावना को रिवील कर देता है, किसी की पर्सनैलिटी का वो एस्पेक्ट दिखा देता है जो अनकॉन्शियस माइंड में होता है किसी इंडिविजुअल के। उसके मोटिवेशंस क्या, हिडन मोटिवेशंस क्या हैं, उसके डर क्या है, उसके कॉम्प्लेक्सेस क्या हैं, ये सब जो कॉन्शियस माइंड में कभी आने ही नहीं देता, लेकिन अनकॉन्शियसली वो एग्जिस्ट करता है और कॉन्शियस बिहेवियर पे भी असर डालते हैं ऐसी चीज़ें, वो सब प्रोजेक्टिव टेक्निक से हमें पता लगाई जा सकती हैं। सो ये इसमें जो साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं वो इस तरह के होते हैं कि जो इंडिविजुअल टेस्ट दे रहा है उसको भी नहीं पता चलता कि उसके कौन से रेस्पॉन्स से क्या इंटरप्रिटेशन निकलने वाली है। ये एक ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट ही पता लगा सकता है कि वो किस तरह से उसके एंग्जाइटीज़ क्या हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स क्या हैं, नीड्स क्या हैं, वो सब। सो ये प्रोजेक्टिव टेक्निक से हमें पता चल जाता है। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स कई तरह की होती हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। आगे इन्होंने बताया है जो टेस्ट हैं वो हेल्प करते हैं हमें ये सब हिडन पर्सनालिटी को फाइंड आउट करने के लिए, और ये बहुत इफेक्टिव टूल्स हैं इस चीज़ के लिए। नाउ कमिंग टू क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्टिव टेक्निक। प्रोजेक्टिव टेक्निक किस किस तरीके की होती है? फर्स्ट है कंस्ट्रक्टिव टेक्निक जो होती है, इसमें जो भी टेस्ट या सिचुएशन है उसको कंस्ट्रक्ट करवाया जाता है। स्पेसिफिक टास्क दिया जाएगा एग्जामिनी को, एग्जामिनी मतलब क्लाइंट हमारा जो है, उसको एक टास्क दिया जाएगा और उसे बोला जाएगा कि आप इसको कंप्लीट करो। तो जो सब्जेक्ट है उसको उस स्ट्रक्चर को फ्रेम करना है एक पर्टिकुलर सिचुएशन में जो एग्जामिनर उसको देगा, मतलब कि साइकोलॉजिस्ट उसको बोलेगा कि आप ये वाला टास्क है इसको कंप्लीट करके बताओ, ये सिचुएशन है। तो वो जब वो कंप्लीट करके दे देगा, सपोज कोई ड्राइंग ही है, ह्यूमन ड्राइंग है, ह्यूमन फिगर बनाने के लिए बोला उसको, और उसको बोलेंगे कि अपने आप फ्रीली कुछ भी बनाओ जो बनाना चाहते हो। तो ये एक प्रोजेक्टिव टेक्निक है जिससे हमें पता चलेगा वो किस तरह की फिगर बना रहा है। कंस्टिट्यूटिव टेक्निक होती है एक, ये टेस्ट है, इसमें रोशे इंक ब्लॉक टेक्निक भी इसी में ही आती है, जिसमें हम ये पता लगाते हैं कि जो फिगर दिख रही है उसको वो किस तरीके से, एक अनस्ट्रक्चर्ड सा मटेरियल होगा, मतलब इंक ब्लॉट का ऐसा सा कुछ ब्लॉट बना होगा जो सिर्फ साइकोलॉजिस्ट को पता होता है कि उसका मीनिंग क्या होता है। जो क्लाइंट को जब हम देते हैं तो वो उसको देख के बताते हैं जो भी उनको समझ में आता है, और वो नोट डाउन किया जाता है। तो ये अनस्ट्रक्चर्ड मटेरियल पकड़ा के उनसे पूछा जाता है। कैथार्टिक होता है कि अंदर की जो बहुत दबी हुई और बिल्कुल दबाई हुई फीलिंग्स है उसको व्यक्त करना, वो कैथार्टिक होती है। तो ये वो सिचुएशन को एग्जामिनी जो है रिलीज़ कर देता है, अपने अंदर की जो सबसे अंदर के कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं उसको रिलीज़ कर देता है, उसको कैथार्टिक कहते हैं। इंटरप्रिटेटिव होता है कि एक कोई टास्क दिया जाता है क्लाइंट को और उसको उस कोई सिचुएशन दी जाती है, टेस्ट सिचुएशन दी जाती है एग्जामिनी को, और उसको बोला जाता है कि डिटेल मीनिंग बताओ इस सिचुएशन का। तो ये टैट टेस्ट, जिसे थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट देते हैं, एंड वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, इन दोनों से हम पता लगा सकते हैं, इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं कि उसने क्या एक्सप्रेस किया है इसमें। रिफ्रैक्टिव टेक्निक होती है कि उसमें जो क्लाइंट है उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपनी पर्सनैलिटी को डिपिक्ट करे ड्राइंग या पेंटिंग या राइटिंग के थ्रू। तो ये ग्राफोलॉजी में ऐसा होता है, यानी कि हैंड राइटिंग एक्सपर्ट जो होते हैं वो रिफ्रैक्टिव टेक्निक से पता लगाते हैं। फिर कुछ एसोसिएशन टेक्निक
टेक्निक भी होती हैं, एसोसिएशन टेक्निक होती हैं, जिसमें बहुत सारे पीसेस दे दिए जाते हैं किसी चीज़ के और उसको बोला जाता है क्लाइंट को कि इनको मिला के कुछ बनाओ। तो जो उसका जो रेस्पॉन्स है इसमें वो हम नोट डाउन कर लेते हैं। जैसे वर्ड एसोसिएशन टेस्ट भी ये एसोसिएशन टेक्निक का ही है कि हम कुछ वर्ड दे देंगे और उनको मिला के उनको उसको कुछ बनाना है। तो एग्जामिनी जो है वो बहुत सारे वर्ड्स बनाएगा, बहुत सारे लिस्ट ऑफ वर्ड्स में से कुछ वर्ड चूज़ करेगा। पहला वर्ड उसने क्या सुना था वो बताएगा स्टिमुलस के साथ, जो उसके माइंड में सबसे पहला शब्द आता है। एक हम वर्ड देते हैं और उसको बोलते हैं कि तुम्हारे मन में इस वर्ड से सुन के कौन सा वर्ड फर्स्ट क्लिक होता है, तो वो उस वर्ड को सुन के जो भी उसके दिमाग में पहला वर्ड क्लिक होगा वो बताएगा। और वी विल राइट डाउन दोज वर्ड्स एंड फिर हम उससे एनालाइज करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। नाउ कमिंग टू इंक ब्लॉट। इंक ब्लॉट टेक्निक दो तरह की होती है, एक रोशे इंक ब्लॉट टेस्ट होता है और दूसरा होल्ट्समैन इंक ब्लॉट टेस्ट होता है। ये दोनों ही टेस्ट इंक ब्लॉट वाले हैं, लेकिन इसके अलावा इन्होंने कुछ और टेक्निक्स भी बताई हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन टेक्निक बताई है। कंस्ट्रक्शन टेक्निक में अगर आप देखें तो वो जितनी भी सिचुएशन जहाँ पे स्टोरी बनाई जाती है, एग्जामिनी स्टोरी बनाता है कुछ स्टिमुलस मटेरियल को देखकर, और कुछ टाइम लिमिट भी दिया जाता है उसको, यानी कि एक क्लाइंट को कुछ टाइम लिमिट दिया है और उसे बोला है कुछ स्टोरी बनाओ, कुछ स्टिमुलस मटेरियल हमने उसको प्रोवाइड कर दिए हैं और हमने बोला है कि अब इसकी स्टोरी बना के बताओ। तो जो वो कंस्ट्रक्शन करेगा, कैसी स्टोरी बनाता है, उससे हमें उसके अंदर की चीज़ पता चल जाएगी। तो ये टैट टेस्ट में हमें पता चलता है, ऑब्जेक्ट रिलेशंस टेस्ट में भी पता चल जाता है, ड्रॉ पर्सन टेस्ट, ये कुछ ऐसे टेस्ट है जिससे हम पता लगा सकते हैं उस इंसान के अंदर की फीलिंग। कंप्लीशन टेक्निक होती है एक, कंप्लीशन टेक्निक में आधे अधूरे सेंटेंसेस दिए जाएंगे और उसे बोला जाएगा कि आप ये सेंटेंस कंप्लीट करो। तो इसमें ये टेस्ट के नाम बताए हुए हैं, रॉटर्स, इनकम्प्लीट सेंटेंसेस, ब्लैंक। ये सेमी प्रोजेक्टिव टेक्निक मानी जाती है क्योंकि ये पूरी कंप्लीटली पूरी प्रोफाइल नहीं बताती इंसान की, इनकम्प्लीट प्रोफाइल बताती है। एक्सप्रेसिव टेक्निक होती है एक, एक्सप्रेसिव टेक्निक वो मैनिपुलेटिव टास्क दिए जाते हैं इसमें, वो जिसको यूज़ करके एग्जामिनी अपनी पर्सनैलिटी को डिपिक्ट करता है। सो जो मटेरियल दिए गए हैं वो किसी थीम पे बेस्ड होते हैं, तो वो जो इस टेक्निक से उसके बारे में पता लगाया जाता है। तो कुछ कॉमन एक्सप्रेसिव टेक्निक्स जो हैं वो हैं रोल प्लेइंग, यानी कि ये बच्चों के साथ बहुत इजी होता है करना, तो ज़्यादातर ये एक्सप्रेसिव टेक्निक्स बच्चों के साथ होती है। एंड कुछ जो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हैं उनके साथ भी ये कर सकते हैं हम। रोल प्लेइंग, वो रोल प्ले करेगा, ड्रामा वगैरह खेल के बता सकता है। फिंगर पेंटिंग से कर सकते हैं, प्ले, ड्राइंग, ये सारी चीज़ें हैं जिसे हम एक्सप्रेसिव टेक्निक के तौर पे यूज़ कर सकते हैं उनके अंदर की जानने के लिए। और एग्जामिनर जो है उसका अटेंशन पे करना बहुत ज़रूरी है, सो दैट वो मटेरियल को मैनिपुलेट ना कर सके एग्जामिनी, क्योंकि एग्जामिनी अगर अपने अंदर की चीज़ को छुपाने लगेगा तो मुश्किल होगा। तो उसको बीच बीच में हमें उसको अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है और उसको ये पुश करना कि वो और अच्छा करे और अंदर से कुछ दिमाग से निकाले क्या उसके चल रहा है। सो उसको थोड़ा पुश करना पड़ता है। रोशे इंक ब्लॉट टेस्ट की बात करें तो ये प्रोजेक्टिव टेस्ट है एक तरह का। इसमें 10 इंक ब्लॉट्स होते हैं, 5 ब्लैक इंक के होते हैं वाइट बैकग्राउंड में, और जो बचे हुए 5 होते हैं वो कलर्ड होते हैं। तो रोशे टेस्ट जो होता है वो इंटेलेक्चुअल एंड नॉन इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी ट्रेट को चेक करता है। इसके बारे में काफ़ी डिटेल दिया हुआ है हमें। सो जब ये एडमिनिस्टर किया जाता है इस टेस्ट में, सब्जेक्ट को बोला जाता है ये बताओ कि इंक ब्लॉट को देख के तुम्हें क्या लगता है, क्या समझ में आ रहा है, कौन सी पिक्चर दिखाई दे रही है उसमें। तो जो रेस्पॉन्सेज हैं वो उसकी स्कोरिंग होती है। तो साइकोलॉजिस्ट जनरली प्री डिटरमिन्ड कैटेगरीज जो हैं हमारे पास, उसी में हम उसने जो भी रेस्पॉन्स दिया होता है वो डाल लेते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कलर क्या बता रहा है, वो शेप क्या बता रहा है, मूवमेंट बता रहा है कि नहीं बता रहा है, एनिमल का है, ह्यूमन का है, किस तरह की फिगर बता रहा है, वो सारी चीज़ें हम नोट डाउन करते हैं विद कोड वर्ड्स। आगे मैं बताऊंगी, यहाँ पे आने वाला है। फिर अगेन ये जो ब्लॉट्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं पर्सनालिटी डिस्क्रिप्शन के लिए और मेंटल डिसऑर्डर्स को डायग्नोस करने के लिए, बिहेवियरल प्रेडिक्शंस के लिए भी यूज़ होते हैं। तो रोशे टेस्ट जो होता है ये 3 कंपोनेंट्स से बना हुआ है, परफॉर्मेंस, प्रॉपर, इंक्वायरी एंड स्कोरिंग। तो जब एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं हम
रोशे टेस्ट का, तो फर्स्ट स्टेप होता है परफॉर्मेंस प्रॉपर। इसमें जो एग्जामिनी होता है मतलब क्लाइंट है, उससे बोला जाता है कि आराम से बैठ जाए, उसके साथ रैपॉर्ट हम एस्टैब्लिश करते हैं, मतलब फ्रेंडली होते हैं हम सबसे पहले, एंड उसको जो उन्हें हैंडल करने के लिए देते हैं वो फर्स्ट कार्ड, और उनसे क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन ये होता है व्हाट डू यू थिंक दिस कुड बी, तुम्हें क्या लगता है कि ये क्या होगा, ये पूछते हैं। इस प्रोसेस में एग्जामिनी को यानी कि क्लाइंट को बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा इन चीज़ों के लिए। फर्स्ट है रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम होता है टाइम गैप, जब हमने कार्ड उसको दिखाया है और जब एग्जामिनी ने रेस्पॉन्स करना शुरू किया है। रिएक्शन टाइम कितना ले रहा है वो एक कार्ड देख के। कई लोग तो इमीडिएटली बताने लगते हैं अच्छा मुझे ये है, कुछ लोग टाइम लेते हैं, रुकते हैं, तो उसको बोलते हैं रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम क्या है, कार्ड देना और फर्स्ट रेस्पॉन्ड करना, इसके बीच का जो टाइम है वो रिएक्शन टाइम होता है। तो ये एक्सक्लेमेशन और कमेंट्स को हम नहीं कैलकुलेट करेंगे, वो जब आंसर देगा फिगर को देख के उसको हम कैलकुलेट करेंगे। सेकंड है कि उसने कार्ड को किस डायरेक्शन में घुमाया है, उसने नीचे किया है, ऊपर किया है, लेफ्ट घुमाया है कि राइट घुमाया है, देखने के लिए ये भी हम नोट डाउन करते हैं। फिर जो रिकॉर्ड करते हैं हम इसके रेस्पॉन्स, वो वर्बेंटिम करते हैं, मतलब जो वो बोल रहा है वैसा का वैसा एग्जैक्टली हम लिखते जाते हैं कहीं पे या रिकॉर्ड करने लगते हैं, सो दैट आगे इफेक्टिवली हम उसको मेजर कर सकें। जो टोटल टाइम उसने कार्ड्स को सब्जेक्ट ने लिया है, पूरा टाइम सारे 10 के 10 कार्ड करने में, वो हम रिकॉर्ड करते हैं। और प्रेजेंटेशन और टाइम लैप्स कितना हुआ है प्रेजेंटेशन फर्स्ट रेस्पॉन्स में, वो भी हम करते हैं, जिसे रिएक्शन टाइम कहते हैं, वो भी रिकॉर्ड करते हैं। जब पूरा कंप्लीट हो जाता है, हम ये सारी 10 प्लेट्स वो कंप्लीट कर लेता है, सीक्वेंशियल मैनर में देना है आपको, कोई भी उठा के नहीं देना, 1 बाय 1 देते हैं जैसा सीक्वेंस है उसका। तो टोटल जो टोटल नंबर ऑफ रेस्पॉन्सेज हैं उसके, उसको कैपिटल आर से, कोड होता है उसका कैपिटल आर, उससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो रोशे जो है एक एडल्ट इंसान जो होता है उसका स्कोर 15 से 30 के बीच में आता है। और अनसर्टेन रेस्पॉन्सेज होते हैं एग्जामिनी के, उसको भी नोट डाउन कर देते हैं हम। और सेकंड स्टेज जब आती है इंक्वायरी स्टेज, उसमें हम पूरा करते हैं। सेकंड स्टेज में, इंक्वायरी स्टेज में हम क्या करते हैं, हम फिर से 1 बाय 1 एक कार्ड देते जाते हैं और उनसे ये पूछते हैं किस एरिया में तुमने देख के इसका आंसर दिया है। तो पूरा जो इंक ब्लॉट सपोज इतना है, तो हो सकता है वो उसने सिर्फ इतने एरिया को देख के रेस्पॉन्स किया हो, तो जहाँ जहाँ उसने जिस जिस एरिया को देख के रेस्पॉन्स किया उसको हम मार्क करते जाते हैं, सो दैट जब हम इंटरप्रेट करें तो हमें पता चल जाए कि वो क्या हो रहा था। थर्ड स्टेप होता है स्कोरिंग ऑफ रोशे टेस्ट। जो स्कोरिंग होती है वो बहुत सारी चीज़ों को, जैसे कि लोकेशन, डिटर्मिनेंट, फॉर्म, क्वालिटी, बहुत सारे क्वांटिटेटिव समरीज, इन सब के रेस्पॉन्सेज को देखकर, कंटेंट को देखकर हम इसको जज करते हैं। लोकेशन का मतलब होता है कि पूरा जो कार्ड था उसमें किस एरिया को उसने प्लॉट करके बताया है। फिर कुछ कोड्स इन्होंने बताया है, कोड्स कैसे कैसे लेते हैं, जैसे M से मूवमेंट होता है, S से शेडिंग होता है, C से कलर होता है, F से फॉर्म होता है, W से वाइल्ड होता है, होल होता है, सॉरी, इस तरह से ये होते हैं। और भी इन्होंने यहाँ पे बताया, जैसे H मतलब ह्यूमन होता है, A मतलब एनिमल होता है, HD मतलब ह्यूमन डिटेल, AD मतलब एनिमल डिटेल, इस तरह के होते हैं। तो इनके स्पेसिफिक रेस्पॉन्सेज हम देख के कैलकुलेट कर सकते हैं। और भी इन्होंने बताया कि क्वालिटेटिव इंटरप्रिटेशन जब हम रोशे स्कोर्स के करते हैं तो ये पूरा रेस्पॉन्सेज को देख के ही हो पाता है, कंसेप्चुअल थिंकिंग के बारे में पता चलती है। उसका जो कलर होता है, जो कलर बताता है क्लाइंट, उससे हमें उसकी इमोशनैलिटी और फैंटेसी लाइफ के बारे में पता चल जाता है। सो इट नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, हर कोई नहीं कर पाता रोशे टेस्ट का इंटरप्रिटेशन, सो इसमें थोड़ी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। नाउ अनदर इंक ब्लॉट टेस्ट इज होल्ट्जमैन इंक ब्लॉट टेस्ट, जो बहुत बहुत ज़्यादा बेटर है रोशे टेस्ट से। सो होल्ट्जमैन ने जो किया था, उन्होंने 2 पैरेलल फॉर्म्स बनाए थे A एंड B, जिसमें 45 कार्ड्स थे। दोनों जितने ये कार्ड्स थे कलर्ड और एक्रोमेटिक थे। एक्रोमेटिक मतलब सिंगल कलर, कोई कलर नहीं होना, और एसिमेट्रिक थे ये कार्ड्स। और रेस्पॉन्स हर कार्ड पे हम नोट करते हैं, और हर एक रेस्पॉन्स जो है वो 2-fold सिंपल क्वेश्चंस का होता है। जब भी हमें जो क्वेश्चन पूछने होते हैं क्लाइंट से, वो ये पूछते हैं वेयर वॉज द परसेप्ट रिप्रेजेंटेड इन द ब्लॉट, कहाँ से कहाँ पे ब्लॉट में कहाँ देख रहे हैं आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं, एंड व्हाट द परसेप्ट सजेस्ट अबाउट द ब्लॉट। और वो जो अपना ये है क्लाइंट है, वो उस ब्लॉट के बारे में क्या बोल रहा है और ब्लॉट का कौन से सेक्शन को वो देख के बोल रहा है, ये हमें पता लगाना होता है। जो होल्ट्जमैन है, इसके नए नए
फॉर्मेट भी आ गए हैं, नए वर्जन्स भी आ गए हैं जिसमें 25 कार्ड्स होते हैं। सो इसकी रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ज़्यादा होती है। नाउ कमिंग टू टेस्ट, टैट टेस्ट, आप देखें तो यहाँ रेड स्टार होंगे। आप वीडियो को रिप्ले करके भी देख सकते हैं, जहाँ जहाँ आपको रेड ऐसा स्टार दिखे यानी कि वो प्रीवियस एग्जाम में आ चुका है और आगे भी आ सकता है। टैट टेस्ट का फुल फॉर्म ये हेनरी मुर्रे ने दिया था और इसका फुल फॉर्म होता है थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। इसमें 20 पिक्चर्स होती हैं ब्लैक एंड वाइट में और लोगों को पिक्चर देख के डिपिक्ट करना होता है कि क्या बना है, क्या सिचुएशन है, इस पिक्चर को देख के क्या समझ में आ रहा है। एक स्टोरी बनानी पड़ती है क्लाइंट को कि ये पिक्चर में क्या दिख रहा है और वो क्या हो रहा है पिक्चर में, क्या इवेंट हुआ था और क्या हुआ होगा पास्ट में और फ्यूचर में क्या होगा, ये सारे क्वेश्चंस उसको स्टोरी में डालने हैं। तो जो स्टोरी वो नरेट करता है उस पिक्चर को देख के, क्लाइंट उससे साइकोलॉजिस्ट इंटरप्रेट करते हैं कि उसके अंदर क्या चल रहा है या उसके हिडन इमोशंस क्या क्या हैं। सो इस तरह से टैट टेस्ट किया जाता है। उसमें ये भी हम पूछ सकते हैं, एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि हीरो कौन है, मेल है कि फीमेल है, और वो खुद को किससे आइडेंटिफाई करता है, मेल से करता है कि फीमेल से करता है, उसके नीड्स और उसके प्रेस क्या क्या है वो भी पता चलेगा। नीड्स और प्रेस मतलब कैसे उसने दबा के रखी हैं अपनी नीड्स को फुलफिल करने की इच्छाएं, तो वो सारी चीज़ें इससे हमें पता चल जाता है। इसका जो टेस्ट हाई वेरिएशन होता है इसके एडमिनिस्ट्रेशन स्कोरिंग में, प्रोसीजर में, टैट टेस्ट में, और इसीलिए बहुत मुश्किल होता है साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ के हेल्प से आइडेंटिफाई करना कि प्रॉब्लम क्या है। सो स्कोरिंग डिफ़िकल्ट है इस केस में। नाउ सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, ड्रॉ अ पर्सन टेस्ट, हाउस ट्री टेस्ट, पर्सन टेस्ट, ये 3 टेस्ट और हैं जो प्रोजेक्टिव टेस्ट माने जाते हैं। सेंटेंस कंप्लीशन में हाफ सेंटेंस दिए जाते हैं और उनको बोला जाता है इनको कंप्लीट करो, और उससे हम उनके डिज़ायर्स को पता लगा सकते हैं। लिमिटेशन प्रोजेक्टिव टेस्ट की क्या है? लिमिटेशन बेसिकली यही है कि ये सब्जेक्टिव टेस्ट है, मतलब कि जो एग्जामिनर है उसके पर्सनल व्यूज़ पे डिपेंड करेगा कि आपका रिजल्ट क्या आने वाला है। सो रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी की प्रॉब्लम होगी इसमें, क्योंकि अगर आपके बिलीव्स और मूड्स अलग अलग हैं तो आपका रिस्पॉन्स भी अलग आएगा। सेकेंडली, उस जिस पर्सन का आप टेस्ट ले रहे हैं वो उस दिन किस मूड में है, हो सकता है अगली बार आप जब टेस्ट दें तो वो अगले दिन दूसरी तरीके का रेस्पॉन्सेस दे। तो इसीलिए हम इन टेस्ट से, प्रोजेक्टिव टेस्ट से पता नहीं लगा सकते अच्छे से कि कितना सच है जो हमने निकाला है। वो एक दिन सच हो सकता है तो अगले दिन झूठ भी हो सकता है, क्योंकि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, एग्जामिनर पे भी और एग्जामिनी पे भी, दोनों पे डिपेंड करता है। नाउ कमिंग टू बिहेवियरल असेसमेंट। बिहेवियरल असेसमेंट वाले टेस्ट कौन से होते हैं? इसमें 3 कैटेगरी आती है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, रेटिंग स्केल, फ्रीक्वेंसी काउंट। सो ये पीछे के 2 जो है, रेटिंग स्केल और फ्रीक्वेंसी काउंट, ये बच्चों के ऊपर होता है उनके बिहेवियर को नोटिस करने के लिए, और ये ज़्यादातर टीचर्स करते हैं और घर के फैमिली मेम्बर्स कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ को। फ्रीक्वेंसी काउंट मतलब कितनी बार कोई एक्शन किया जा रहा है, कोई बिहेवियर किया जा रहा है। रेटिंग स्केल मतलब कि उसका जो बिहेवियर है उसकी इंटेंसिटी कितनी है, कितना ज़ोरदार बिहेवियर है वो, या बहुत ढीला बिहेवियर है, किस तरह का बिहेवियर है, वो रेटिंग स्केल से पता लग जाता है। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन होता है कि उस इंसान की पूरी दिनचर्या को आप बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हैं, डेली रूटीन देख रहे हैं, घर पे, स्कूल पे, वर्क प्लेस पे, सब जगह, नेचुरल सेटिंग में। इसकी लिमिटेशन ये है कि अगेन ऑब्जर्वर बायस होता ही है कि आप क्या सोचते हैं, आपके हो सकता है कोई चीज़ आपके विचार से सही है और उस बच्चे की माँ के हिसाब से बिल्कुल गलत है, तो आप क्या मार्क देंगे उसको, पॉजिटिव देंगे, नेगेटिव देंगे? तो इस तरह से ऑब्जर्वेशन मेथड जो है उसमें ये फॉल्ट आ सकता है, क्योंकि हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते, बाहर के एनवायरनमेंट भी इंसान के बिहेवियर पे इफ़ेक्ट करेंगे। सो कभी कभी इंटरप्रिटेशन गलत होती है। अब नाउ लास्ट टॉपिक है पर्सनालिटी इन्वेंट्रीज। मतलब इन्वेंट्री होते हैं वो स्टेटमेंट्स या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स या क्वेश्चंस जिसको यूज किया जाता है, जो एक प्रिंटेड फॉर्म के फॉर्म में होते हैं। इन्वेंट्री जब वर्ड आता है मतलब प्रिंटेड फॉर्म है वो, और जिसमें सेट ऑफ स्टेटमेंट्स या क्वेश्चंस है जो ह्यूमन बिहेवियर को चेक करने के लिए होते हैं। उसमें ज़्यादातर ऑप्शन येस, नो, कैन नॉट, डिसाइड, इस तरह के होते हैं। क्लोज एंडेड आंसर्स होते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं, उनकी कैटेगरी में आते हैं कैटल्स, 15 PF, नियो PI, मेयर ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर आता है इसमें, और आइसेंक पर्सनालिटी क्वेश्चनर भी आता है, कैलिफोर्निया साइकोलॉजिकल इन्वेंट्री आती है। ये सारे के सारे इसमें आते हैं। MMPI 2
मिनेसोटा एक जगह है यूएस में, मिनेसोटा इसीलिए इसका नाम है। मिनेसोटा की यूनिवर्सिटी में ये बनाया गया था, इसीलिए इस टेस्ट का नाम मिनेसोटा से स्टार्ट होता है। मल्टी फेजिक मतलब बहुत सारे फेज हैं इसमें। पर्सनैलिटी इन्वेंट्री, तो MMPI-2 मिनेसोटा मल्टी फेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री वर्जन 2। ये 2 वर्जन का मतलब ये होता है इसका फर्स्ट वर्जन आ चुका है, सेकंड वर्जन ये है, कई वर्जन और भी होंगे इसके, ये क्योंकि पुराना प्रिंटेड है तो कई चीज़ें नहीं दी हैं। तो ये जो टेस्ट है स्पेसिफिकली एबनॉर्मेलिटी इन्वेंट्री के लिए होता है। ये टेस्ट करता है एबनॉर्मल बिहेवियर पैटर्न पर्सनालिटी का, और इसमें 567 स्टेटमेंट्स होते हैं। और ये इस तरह से होता है जैसे कि आई बिलीव आई एम बीइंग प्लॉटेड अगेंस्ट, तो ट्रू फॉल्स कैन नॉट से इस तरह से लिखना है। इसमें 2 तरह के स्केल्स होते हैं, 10 क्लिनिकल स्केल्स होते हैं एंड 8 वैलिडिटी स्केल्स होते हैं। यानी कि क्लिनिकल स्केल्स तो वो हैं जो ये बताएंगे कि मेंटल डिसऑर्डर क्या है, और वैलिडिटी स्केल वो होते हैं जो उसमें ये बताएंगे कि बंदा गप तो नहीं मार रहा, झूठ तो नहीं बोल रहा। यानी कि आप ये टेस्ट करते करते ये भी पता लगा लेंगे कि इस बंदे ने सच्चाई से ये फॉर्म भरा है या ऐसे ही फेंका हुआ है लंबा वाला, तो झूठ तो नहीं बोला है। तो ये इसीलिए बहुत बहुत सही टेस्ट है, बहुत रिलायबल टेस्ट है। लिमिटेशंस पर्सनालिटी इन्वेंट्रीज की क्या होती हैं? ज़्यादातर ये पॉजिटिव हैं, तो इन्होंने अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताए हैं, कोई लिमिटेशन नहीं बताई। इन्होंने बताया है कि स्टैंडर्डाइज्ड होती हैं, ये ऑब्जेक्टिव फ्रेम में होती है, वैलिडिटी रिलायबिलिटी इनकी अच्छी होती है, कोई मैनिपुलेशन का चक्कर नहीं होता। तो हम इससे फ़ायदा ही उठा सकते हैं इस तरह के टेस्ट से। सो फ्रेंड्स, ये हमारा चैप्टर फिनिश हो गया है। दिस वॉज यूनिट 3 ऑफ ब्लॉक 1 MPC 003. I hope you like this video. Do not forget to subscribe my channel and press the notification bell, and please share my videos to your group, और जहाँ पे भी आप MAPC के बच्चों से मिलते हैं उनसे शेयर करिए, चाहे इनफैक्ट ग्रेजुएट लेवल के बच्चों से भी आप शेयर कर सकते हैं। सो दैट वुड बी अ ग्रेट हेल्प टू ऑल द स्टूडेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।